नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद को और हवा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जज मामले पर संविधान और कानून के अनुसार फैसला करते हैं। पीटीआई के साथ बातचीत में सीजेआई ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार करने वाले 5 जजों की बेंच के फैसले के बारे में भी खुलकर बात की और कहा कि किसी मामले का नतीजा कभी भी जज के लिए व्यक्तिगत नहीं होता है। उन्होंने कहा कि एक बार जब आप किसी मामले का फैसला कर लेते हैं तो आप नतीजे से खुद को दूर कर लेते हैं। एक जज के रूप में नतीजे हमारे लिए कभी भी व्यक्तिगत नहीं होते। मुझे कभी कोई पछतावा नहीं होता है। हाँ, मैं कई मामलों में बहुमत में रहा हूँ और कई मामलों में अल्पमत में, लेकिन एक जज के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा कभी भी खुद को किसी मुद्दे से नहीं जोड़ता है। किसी मामले का फैसला करने के बाद मैं इसे वहीं छोड़ देता हूँ। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और उसकी आलोचना पर उन्होंने कहा, जज अपने फैसले के माध्यम से अपने मन की बात कहते हैं, जो फैसले के बाद सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है और एक स्वतंत्र समाज में लोग हमेशा इसके बारे में अपनी राय बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक हमारा सवाल है, हम संविधान और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए आलोचना का जवाब देना या अपने फैसले का बचाव करना उचित होगा। राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कल एक बड़ी बैठक करने जा रही है। इस बैठक में हर प्रदेश से पार्टी के 2 पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। बता दें, भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने कैंपेन में राम मंदिर उद्घाटन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को जोर शोर से उठाने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने एक विस्तृत योजना तैयार की है। ये भी जानकारी सामने आ चुकी है कि पार्टी राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बुकलेट भी जारी करने वाली है, जिसमें इसके बारे में सारी बातों का जिक्र किया होगा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी चल रही है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम नौजवानों से एकजुट होने की अपील की है। ओवैसी ने कहा कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमारी 3-4 मस्जिदें और छिन जाएंगी। ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, नौजवानों, हमारी मस्जिदों को आबाद रखो। हमारी मस्जिद हमसे छीन लेगी और वहाँ क्या किया जा रहा है ये आपको याद होना चाहिए। क्या हमारे और तुम्हारे दिल में तकलीफ नहीं होती? जिस जगह पर हमने 500 साल तक नमाज पढ़ी, वहाँ पर आज क्या किया जा रहा है? ओवैसी ने आगे कहा, नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा है कि दिल्ली में आज भी 3-4 ऐसी मस्जिद हैं जिस पर उनकी नजरें हैं। ये ताकतें तुम्हारे अंदर से इत्तेहाद को खत्म करना चाहती हैं। तुम्हारी ताकत को वो खत्म करना चाहते हैं। वर्षों की मेहनत के बाद आज एक मुकाम हमने पैदा किया है। नौजवानों, अपनी ताकत को बरकरार रखो। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे हमारी 3 और 4 मस्जिदें और छीन ली जाएं। भारतीय कुश्ती पर छाए संकट के बादल हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और निलंबित डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि वो एडहॉक पैनल या खेल मंत्रालय द्वारा लगाए गए निलंबन को नहीं मानते और राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस निलंबन को नहीं मानते। डब्ल्यूएफआई अच्छे से काम कर रही है। एडहॉक पैनल राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कैसे करेगा? अगर हमारे प्रदेश संघ टीमें ही नहीं भेजेंगे, हम जल्द ही अपनी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन करेंगे। हम जल्द ही कार्यकारी समिति की बैठक बुलाएंगे। इसका नोटिस 1 या 2 दिन में भेज देंगे। पीएम मोदी ने सोमवार को पिछले 10 सालों में अलग अलग क्षेत्रों में भारत द्वारा हासिल की गई प्रगति पर लोगों की प्रतिक्रिया मांगी है। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पीएम मोदी के नमो ऐप ने पिछले महीने अलग अलग मुद्दों पर लोकप्रिय मूड जानने के लिए एक सर्वे शुरू किया था, जिसमें उनकी सरकार और सांसदों के प्रदर्शन के बारे में लोगों की राय भी शामिल थी। वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर कहा है कि पिछले 10 सालों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत द्वारा हासिल किए गए विकास के बारे में आप क्या सोचते हैं? नमो ऐप पर जन मन सर्वेक्षण के माध्यम से अपनी राय सीधे मेरे साथ साझा करें। उन्होंने सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए लिंक भी साझा किया है। हिट एंड रन कानून में सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर देश भर के ट्रक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल नए कानून के तहत भागने और दुर्घटना की सूचना न देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल हो सकती है और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इससे पहले आईपीसी की धारा 304A के तहत आरोपी को केवल 2 साल तक की जेल हो सकती थी। इसीलिए इस कानून के विरोध में देश भर में विरोध हो रहा है। काला कानून वापस हो, इसके नारे भी लगाए जा रहे हैं। विपक्षी नेता और कई सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अगस्त में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया ने ईवीएम पर चिंता व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। अब चुनाव आयोग ने पत्र में उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए अपने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ को संशोधित किया है। इसमें भारतीय ईवीएम जर्मनी में प्रतिबंधित ईवीएम से कैसे अलग है, ईवीएम के सॉफ्टवेयर और मेमोरी से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए हैं। ECI ने कहा कि भारतीय ईवीएम सुरक्षित है।
माननीय सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने बार बार मशीनों की जांच की है और ईवीएम में अपना विश्वास जताया है। वीवीपैट पर ईसीआई ने कहा कि इसमें 2 तरह की मेमोरी स्टोरेज होती है। एक में प्रोग्राम निर्देश माइक्रो कंट्रोलर के लिए स्टोर किए जाते हैं, जिसे केवल एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है। एक दूसरी मेमोरी में चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवारों की चुनाव चिन्ह और बाकी जानकारियां स्टोर होती हैं। इसे उम्मीदवारों यानी कि प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्टोर किया जाता है। ईवीएम कंपनियों द्वारा गोपनीय सॉफ्टवेयर को विदेशी चिप निर्माताओं के साथ साझा करने के सवाल पर ईसीआई ने कहा, माइक्रो कंट्रोलर्स को उच्च स्तर की सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के तहत कारखानों के अंदर फर्मवेयर के साथ पोर्ट किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम लोड करने में कोई भी बाहरी एजेंसी शामिल नहीं है। बता दें, विपक्षी पिछले कई सालों से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम ठीक नहीं की गई तो भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। विपक्षी खेमे के हालात का जायजा लेना हो तो सोमवार को महाराष्ट्र के प्रमुख दलित नेता के बयान से लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने लोकसभा चुनाव नजदीक होने और फिर भी सीट बंटवारे को गंभीरता से नहीं लेने पर कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सीट बंटवारे पर निर्णय लेने में अधिक समय लेती है तो इससे भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ गठबंधन के बारे में बात करने से काम नहीं चलता है, आपको अपने इरादे स्पष्ट करने चाहिए कि आप लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं। बता दें, प्रकाश आंबेडकर की पार्टी का महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी से समझौता है और फिर कांग्रेस का अभी तक उद्धव की पार्टी से समझौता नहीं हुआ है, तो इस वजह से प्रकाश आंबेडकर की पार्टी का मामला सीट शेयरिंग में फंसा हुआ है, क्योंकि उद्धव को जितनी सीटें मिलेंगी उसी में से उनका शेयर होगा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर जानकारी दी है। सुले ने बताया है कि अगले 8 से 10 दिनों के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर कोई दुविधा वाली स्थिति नहीं है। 15 दिन पहले दिल्ली में सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच मीटिंग हुई थी। उसमें सीट शेयरिंग की बहुत सारी बातें साफ हो गई थी। फॉर्मूले का भी निर्णय लिया गया था, वो सिर्फ औपचारिक तौर पर आप तक नहीं पहुंचाया गया है। अगले 8-10 दिनों में पिक्चर साफ हो जाएगी। 15-16 जनवरी तक हम आपको बता पाएंगे। सुले ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी भी अब वापस आ गए हैं और राहुल गांधी भी यात्रा पर निकलेंगे, उससे पहले सब कुछ तय कर लिया जाएगा। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ही झारखंड की कमान संभालने जा रही है? ये सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडे से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधानसभा की मेंबरशिप से अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा किया और कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और झारखंड की अगली सीएम उनकी पत्नी कल्पना सोरेन होंगी। निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया, झारखंड में गांडे क्षेत्र के विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार हुआ। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन होंगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक। मनरेगा भुगतान के लिए आधार को कथित तौर पर अनिवार्य किए जाने के बीच कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा कि सरकार को टेक्नोलॉजी, खासतौर पर आधार को हथियार बनाना बंद करना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मनरेगा की पेमेंट्स को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से जोड़कर सरकार ने अप्रैल 2022 से अब तक 7.6 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों को सिस्टम से डिलीट कर दिया गया है। 1.9 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों को मौजूदा वित्त वर्ष के 9 महीनों के अंदर सिस्टम से डिलीट कर दिया गया। जयराम ने कहा कि सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले करोड़ों भारतीयों को पीएम मोदी ने नए साल का क्रूर तोहफा दिया है। जयराम ने कहा कि पीएम मोदी ने इन लोगों को सामान्य आय पाने से रोकने की तरकीब निकाली है। मनरेगा के लिए पीएम मोदी का तिरस्कार अब घातक एक्सपेरिमेंट्स में बदल गया है। कांग्रेस ने आज बीएचयू मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता नेटा डिसूजा ने कहा कि आज मैं न्यूज चैनलों पर शो करने वाले एंकरों को चैलेंज देती हूँ, बीएचयू में हुए गैंगरेप पर, उसमें शामिल बीजेपी के नेताओं पर शो कीजिए। ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, करिए इस पर आर पार, ब्लैक एंड व्हाइट, और बोलिए हल्ला बोल। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, आपके ही संसदीय क्षेत्र बनारस में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और आरोपी बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी निकले। इन्हें गिरफ्तार करने में 60 दिन का समय लग गया, क्योंकि ये बलात्कारी मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। अगर बीएचयू के छात्रों ने इस घटना को नहीं उठाया होता तो बहुत सारे दूसरे केस की तरह ये भी दबा दिया जाता। वाराणसी में आईआईटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस 1 नवंबर की रात वारदात से पहले आरोपी
कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान उर्फ आनंद और सक्षम पटेल चेतगंज की नकटिया देखने गए थे। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन्होंने शराब पी रखी थी। मेला देखने के बाद वो बीएचयू के सिंह द्वार से कैंपस के अंदर घुस गए और फिर आईआईटी की तरफ चले गए। उस तरफ सुनसान जगह देखकर तीनों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया और फिर कैंपस के हैदराबाद गेट से निकलकर बाईपास की तरफ चले गए। छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर अगले ही दिन से बीएचयू के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद जब अगले दिन 2 नवंबर और फिर 3 नवंबर की रात को आंदोलन हुआ तो वो डर गए और शहर छोड़कर मध्य प्रदेश चले गए और वहां चल रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार में शामिल हो गए। आरोपियों ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में मतदान वाले दिन यानी 17 नवंबर से पहले ही तीनों वाराणसी वापस आ गए और गुपचुप तरीके से रहने लगे। उत्तराखंड में रेप के आरोपी भाजपा नेता कमल रावत को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने कमल रावत को चंपावत से देर रात पकड़ा है। सोमवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले भाजपा ने आरोपी को पार्टी से निकाल दिया था। 29 दिसंबर को रावत पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद भाजपा ने कमल रावत के खिलाफ एक्शन लिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें, बीजेपी आजकल अपने नेताओं की वजह से लगातार निशाने पर बनी हुई है। कल ही बीएचयू परिसर में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में आरोपियों को महीनों बाद पकड़ा गया और आरोपियों के संबंध भी बीजेपी से निकले। उनके फोटोज भी पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बाकी नेताओं के साथ चल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब कहा है कि जनता की भलाई के लिए उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव और 12वीं नेशनल काउंसिल की बैठक में बोल रहे थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे जो 5 नेता जेल में हैं वो हमारे हीरो हैं, हमें उन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और गरीबों का मुफ्त में इलाज करने की बात करेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम सफल नहीं होते और कुछ अच्छा नहीं करते तो हमारी पार्टी का कोई भी नेता जेल में नहीं होता और आज हर कोई अपने परिवार के साथ खुश होता। नए साल पर लोग एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देशवासियों को बधाई दी है। हालांकि उन्होंने ट्वीट कर इजराइल हमास युद्ध में मारे गए लोगों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा, नए साल के जश्न पर हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि हमारा जीवन में प्यार, शांति, हंसी और अच्छाई से भरा रहे। आइए हम गजा में अपने भाइयों और बहनों को याद करें जो अपने जीवन, सम्मान और आज़ादी के अधिकार पर सबसे अन्यायपूर्ण और अमानवीय हमले का सामना कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि एक तरफ हमारे बच्चे नए साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल हमास युद्ध में बच्चों की बेरहमी से हत्या हो रही है। दुनिया भर के नेता इसे चुपचाप देख रहे हैं। सत्ता के लालच में ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लाखों लोग हैं जो गजा में हो रही भयंकर हिंसा को खत्म करने की मांग करते हुए अपनी आवाज उठा रहे हैं और बहादुर दिल वाले वो लोग हमारे लिए नए कल की आशा लेकर आए हैं, उनमें से एक बने। चंद्र और सूर्य मिशन के बाद भारत ने अब ब्लैक होल्स और सुपरनोवा जैसी सुदूर चीजों के अध्ययन के लिए मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसरो ने इसके लिए 2024 की शुरुआत में एक्सपोसैट नाम का सैटेलाइट छोड़ा। ये वेधशाला की तरह काम करेगा। इस सैटेलाइट के जरिए भारत अमेरिका के बाद हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष खगोल विज्ञान वेधशाला भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। ये उपग्रह लगभग 50 संभावित ब्रह्मांडीय स्रोतों से निकलने वाली ऊर्जा के ध्रुवीकरण को मापेगा। इसे पोलिक्स पेलोड द्वारा थॉमसन स्कैटरिंग के जरिए मापा जाएगा। शेयर बाजार नए साल के पहले दिन सपाट बंद हुआ। साल 2024 के पहले कारोबारी दिन सोमवार की सुबह कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में शानदार रिकवरी हुई। हालांकि उसके बाद बाजार में बिकवाली दिखी और आखिरकार सेंसेक्स और निफ्टी सपाट बंद हुआ। सोमवार के कारोबारी सेशन के बाद सेंसेक्स 31.68 अंकों की बढ़त के साथ 72,271 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी 10.50 अंकों की मजबूती के साथ 21,741 के लेवल पर बंद हुआ। सरकार ने दिसंबर 2023 में जीएसटी से करीब 1.65 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये एक साल यानी दिसंबर 2022 के मुकाबले 10% ज्यादा है। तब जीएसटी से 1.49 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वहीं एक महीने पहले नवंबर में सरकार ने जीएसटी से 1.67 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। भारत सरकार ने गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने यह फैसला यूएपीए के तहत लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि गोल्डी बराड़ प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है।
वो भारत में कई बड़े अपराधों में शामिल रहा है। फिलहाल गोल्डी बराड़ कनाडा में है और वहीं से अपनी अपराध की दुनिया को ऑपरेट कर रहा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी गोल्डी बराड़ को बताया जाता है। पंजाबी सिंगर मूसेवाले की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। जापान में सोमवार को भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया है। जापानी मीडिया के मुताबिक इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 दर्ज की गई। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट में बताया गया है कि करीब 5 मीटर ऊंची लहरें समुद्र में उठ सकती हैं। समुद्र किनारे रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। शक्तिशाली भूकंप के बाद इशिकावा में 32,500 घरों की बिजली कट गई है। कई घर गिर गए हैं। जापान में भूकंप के बाद सुनामी के खतरे को देखते हुए जापान स्थित भारतीय दूतावास ने भी आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा की है। 37 साल के वार्नर ने इससे पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। 3 जनवरी से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में वार्नर आखिरी बार टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे। ये मैच पाकिस्तान के खिलाफ होगा। ऑस्ट्रेलिया टीम इन दिनों पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।